आइए आज बात करेंगे भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, एक लोक और दूसरा तंत्र। लोक का तात्पर्य जनता से है और तंत्र का तात्पर्य हमारी सरकारी व्यवस्थाओं से है। लोकतंत्र में तंत्र अर्थात सरकारी व्यवस्थाएं या राजकीय व्यवस्थाएं लोक अर्थात जनता के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह होती हैं। लोकतंत्र ही नहीं, किसी भी शासन व्यवस्था में इस बात की संभावना हमेशा बनी रहती है कि सरकार जो कि बहुत अधिक शक्तियों का प्रयोग करती है, कहीं अपनी शक्ति के मद में तानाशाह न बन जाए, कहीं वह उसी जनता के प्रति जिसके प्रति उसे जिम्मेदार और जवाबदेह होना है, कहीं वह उसी की स्वतंत्रताओं और अधिकारों का दमन न करने लगे। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी बनी रहे, सरकार पर जनता का नियंत्रण बना रहे और जनता अपनी स्वतंत्रताओं और अधिकारों का प्रयोग निर्विघ्न रूप से करे, यह लोकतंत्र की प्रथम शर्त है। भारतीय लोकतंत्र भी इस शर्त को पूरा करता है और उसने अपने संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की संकल्पना इन्हीं उद्देश्यों से प्रेरित होकर की है। जिन अधिकारों को हम मूल अधिकार कहते हैं, उन्हें मूल कहने के पीछे या उन्हें मौलिक अधिकार कहने के पीछे अनेक अभिप्राय हैं। सबसे पहले बात अधिकारों की जाए। अधिकार मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक दशाओं की मांग है और मौलिक कहने के पीछे जो अभिप्राय है वह इस प्रकार है। एक, जब अधिकारों को मौलिक अधिकार कह दिया जाता है तो वह अधिकार उस देश के समस्त नागरिकों को एक समान रूप से प्राप्त हो जाते हैं। जब अधिकारों को मौलिक अधिकार कह दिया जाता है तो उसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के जीवन के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए यह अधिकार अपरिहार्य है। इन अधिकारों को मौलिक इसलिए भी कहा गया क्योंकि सरकार अर्थात व्यवस्थापिका और कार्यपालिका विशेष परिस्थितियों में ही इन मौलिक अधिकारों को छीन सकती हैं, चाहे वह आपातकाल हो या कोई अन्य आवश्यक युक्तिसंगत परिस्थितियां हों। ये अधिकार इसलिए भी मौलिक कहे गए क्योंकि इन अधिकारों को देश की सर्वोच्च विधि, देश के सर्वोच्च कानून अर्थात देश के संविधान के द्वारा मान्यता दी गई है। इन अधिकारों को मौलिक कहने के पीछे या इन अधिकारों के पहले मूल शब्द लगाने के पीछे यह अवधारणा भी है कि हमारी सरकार अर्थात व्यवस्थापिका और कार्यपालिका इन अधिकारों को विशेष प्रक्रिया के माध्यम से ही परिवर्तित कर सकती है। ये अधिकार देश की संवैधानिक व्यवस्था में मूल माने गए हैं और इनके पीछे यह शक्ति भी समाहित है कि जब कोई सत्ता या समाज का कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन करेगा या उसके अधिकारों के प्रयोग में बाधा पहुंचाएगा, तो उस पीड़ित व्यक्ति को अपने अधिकारों को लागू कराने के लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय में सीधे अपील करने का अधिकार है। इसीलिए इन अधिकारों को मूल कहा गया। अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों के इतिहास की। अधिकारों का जो इतिहास है वह राजाओं, राजकुमारों और सामंतों द्वारा प्रयोग की जाने वाली अनियंत्रित सत्ता और उनके स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध जनता के आक्रोश की सहज अभिव्यक्ति में मिलता है। इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जब जनता ने इन निरंकुश सत्ताधारी शासकों
के अत्याचारों से क्षुब्ध होकर एकता में अपने को बांधा और सरकार या सत्ता के विरुद्ध आवाज उठाई। अनेक ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जहां जनता के संगठित विरोध ने विद्रोह का रूप धारण कर लिया और अंत में राजाओं को जनता के आगे झुकना पड़ा। पूरी दुनिया के लिखित इतिहास में 1215 का मैग्ना कार्टा एक ऐसे ही सफल विरोध की कहानी का प्रथम प्रलेख है। 1215 में जब इंग्लैंड में राजा जॉन गद्दी पर बैठा तो उसने सामंतों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले परंपरागत अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया। सामंतों ने उस राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और रनीमेड नामक स्थान पर सामंतों की सेनाओं ने राजा की सेनाओं को परास्त कर दिया। अब ब्रिटेन के राजा जॉन ने सामंतों द्वारा मिली पराजय के बाद उनसे संधि की और इस बात को उन्होंने अधिकृत रूप से स्वीकार कर लिया कि जिन विशेषाधिकारों का प्रयोग सामंत करते थे वह आगे भी उनके विशेषाधिकार के रूप में बने रहेंगे। आगे चलकर सामंतों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विशेषाधिकार जनता को भी प्राप्त हो गए। विश्व के लिखित इतिहास में शासक के विरुद्ध विद्रोह करके उसे अपने अधिकारों को मनवाने के लिए बाध्य करने का यह प्रथम उदाहरण है। ब्रिटेन में ही 1628 में पेटिशन ऑफ राइट के द्वारा राजा को इस बात के लिए बाध्य किया गया कि वह अपने दैवी अधिकारों के सिद्धांत का परित्याग करे और अपनी सीमाओं को जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों अर्थात संसद के सदस्यों के द्वारा नियंत्रित और नियमित माने। 1628 के पिटिशन ऑफ राइट को इस बात के लिए प्रायः याद किया जाता है कि राजा ने जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के आगे यह कहते हुए उनके अधिकारों को मान्यता दी कि अब संसद ही कानून बनाएगी और कानून निर्माण का कार्य राजा व्यवस्थित रूप से छोड़ देगा। 1688 में ब्रिटेन में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई और जिसके द्वारा विलियम और मेरी को राजा और रानी बना दिया गया, वह भी इस बात का प्रमाण है कि जनता के उन अधिकारों को मान्यता दी गई जिसके अभाव में कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। तो ब्रिटेन में 1215 का मैग्ना कार्टा, 1628 का पिटिशन ऑफ राइट और 1688 में स्वीकार किया गया बिल ऑफ राइट्स, ये तीन बड़े उदाहरण हैं जो ब्रिटिश जनता के द्वारा अधिकारों की प्राप्ति को लेकर किए गए संघर्ष की कहानी बयां करते हैं। फ्रांस, जो कि ब्रिटेन का ही पड़ोसी देश है, वहां 1789 में एक क्रांति होती है। 1789 की क्रांति के तीन नारे थे: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। 1789 की क्रांति ने ब्रिटेन के राजा की जो उपाधि थी फ्रेंच में, जिसको रोए डी फ्रांस कहा जाता था, और इस उपाधि का अर्थ था कि फ्रांस के राजा को फ्रांस की जनता और उसकी संपत्ति पर असीमित अधिकार प्राप्त है। 1789 की क्रांति के उपरांत फ्रांस के राजा की इस उपाधि को बदल दिया गया और अब उसकी उपाधि हो गई रोए डी फ्रांकोइसिस। रोए डी फ्रांकोइसिस का अर्थ है कि राजा को जनता ने अपने ऊपर शासन करने का दायित्व दिया है। रोए डी फ्रांस और रोए डी फ्रांकोइसिस के बीच यह बहुत महत्वपूर्ण अंतर है कि प्रथम में जहां राजा को जनता के जीवन और स्वतंत्रता पर पूर्ण अधिकार था, वहीं द्वितीय रोए डी फ्रांकोइसिस का अर्थ यह है कि जनता ने राजा को यह दायित्व दिया है कि वह शासन कार्य का संचालन करे। अर्थात इसमें यह उपबंध भी समाहित है, अंतर्निहित है कि यदि राजा अपने दायित्व की ठीक ढंग से पूर्ति नहीं करता, राजा अपना दायित्व ठीक ढंग से नहीं निभाता, तो जनता द्वारा उसे दिया गया यह दायित्व कभी भी वापस लिया जा सकता है।
तो फ्रांस में 1789 की क्रांति के उपरांत अधिकारों की प्रतिष्ठा हुई, जिसमें माना गया कि जनता को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का अधिकार मिला हुआ है। 1791 में लागू अमेरिका के संविधान में जो प्रथम 10 संशोधन किए गए वह केवल और केवल इसीलिए किए गए कि जनता को उनके मौलिक अधिकारों की प्रत्याभूत या गारंटी दी जा सके। अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने जनता को कोई अधिकार नहीं दिया था, इसीलिए उनके यहाँ संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया और प्रथम 10 संशोधन इसी उद्देश्य से किए गए। यूरोप में रोमन साम्राज्य का जब विस्तार हुआ तो भी इस बात की चर्चा शुरू हुई कि जो गैर रोमन लोग हैं उनके ऊपर कौन से कानून लागू किया जाए, उन्हें कौन सी स्वतंत्रताएं दी जाए और उनके किन अधिकारों का संरक्षण किया जाए। अर्थात रोमन लोग इस बात के लिए चिंतित थे और सचेत भी थे कि जो गैर रोमन लोग हैं कहीं उनकी स्वतंत्रता, कहीं उनके अधिकारों का निरुद्देश्य पूर्ण ढंग से हनन न हो। पूरे यूरोप में ईसाई धर्म के प्रचार के साथ साथ यह तथ्य स्थापित हुआ, इस बात की प्रतिष्ठा हुई, इस बात को लोगों ने स्वीकार किया कि जो ईसाई लोग हैं उन्हें अपने अंतःकरण के नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन जो गैर ईसाई लोग हैं यदि वे भी अपने अंतःकरण के नियमों का पालन करते हैं तो फिर उन्हें अन्य किसी भी नियम को मानने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि राज्य में रहते हुए भी यदि राज्य अंतःकरण के नियमों को मानने की अनुमति नहीं देता तो वह व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके अधिकारों का उल्लंघन करता है। अर्थात व्यक्ति के अंतःकरण की स्वतंत्रता, उसकी शुचिता, उसकी सुरक्षा राज्य की जिम्मेदारी और जवाबदेही मानी गई। जहां तक आधुनिक भारत का प्रश्न है, यहाँ 19वीं शताब्दी के अंत में इस बात की मांग की गई कि भारतीयों को बोलने की स्वतंत्रता दी जाए, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया जाए और यदि किसी भारतीय व्यक्ति को अंग्रेज बंदी बनाते हैं तो यह कार्य एक उचित सत्ता के द्वारा किया जाए जिसे कानून के द्वारा स्वीकार किया गया हो या जो कानून द्वारा स्थापित सत्ता हो। इन सारी बातों का उल्लेख द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से 1895 ईस्वी में किया गया। 1917 से 1919 के बीच कांग्रेस ने अनेक प्रस्ताव पास करके भारतीयों को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान करने की मांग ब्रिटिश सरकार से किया। 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो भारतीयों के मन में यह बात अच्छी तरीके से स्थापित हो चुकी थी कि अंग्रेज भारतीयों को मनुष्य भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अतः मनुष्य के रूप में अपनी प्रतिष्ठा करने, मनुष्य के रूप में अपने को स्थापित करने और मनुष्य के द्वारा उपभोग की जाने वाली स्वतंत्रताओं और उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक अधिकारों की मांग भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का एक मुख्य स्वर बन गया। 1925 ईस्वी में एनी बेसेंट ने द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से भारतीयों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार देने की मांग की। 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट में भी भारतीयों के लिए कुछ सुनिश्चित अधिकारों की मांग की गई थी। आगे चलकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत ने भाग लिया, उसमें भी भारतीयों को कुछ सुनिश्चित अधिकार देने और उनकी स्वतंत्रताओं की सुरक्षा करने की मांग की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टीपी सप्रू ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें भारतीयों को विभिन्न प्रकार के अधिकारों और स्वतंत्रताओं के लिए प्रेरित किया गया और ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि उसकी यह जिम्मेदारी है और जवाबदेही है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता भी है कि वह भारतीयों को स्वतंत्रता और अधिकार कुछ सुनिश्चित आधार पर प्रदान करे। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत जब संविधान निर्मात्री सभा ने भारतीयों के लिए एक संविधान बनाने का कार्य प्रारंभ किया
तो वहां पर विस्तृत रूप से इस बात पर चर्चा की गई कि भारतीयों को कौन कौन से अधिकार प्रदान किए जाएं, उनकी स्वतंत्रताएं क्या होंगी और उन स्वतंत्रताओं की परिधि क्या होगी। इन सबको लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने जो विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट प्रस्तुत की, उन सारी रिपोर्टों को एक स्थान पर समाहित किया गया और इसे भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है। वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। एक, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30, और अंत में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 32 में मिलता है। मैंने जो मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण किया वह अनुच्छेद 14 से किया है और मैंने भी बताया कि मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है। तो अनुच्छेद 12 और 13 में क्या है? अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि इस पूरे भाग में अर्थात मौलिक अधिकारों वाले भाग में जहां कहीं भी राज्य शब्द आया है उस राज्य शब्द का अर्थ क्या है। राज्य शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए संविधान का अनुच्छेद 12 कहता है कि राज्य में निम्नलिखित समाहित होंगे। एक, भारत की सरकार और संसद। दूसरा, प्रत्येक राज्य की सरकार और उसका विधानमंडल। तीसरा, स्थानीय प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी का तात्पर्य है कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत, नोटिफाइड एरिया या कैंटोनमेंट एरिया भी, और शहरों में टाउन एरिया, नगर पालिका या नगर महापालिका। ये स्थानीय प्राधिकारी हैं और यह भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। और चौथा जो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया गया है उसे अन्य प्राधिकारी शीर्षक दिया गया है। अन्य प्राधिकारी उन संस्थाओं को कहा गया जिनका निर्माण केंद्र में संसद के द्वारा या राज्यों में राज्य विधानमंडलों के द्वारा किया गया है। जैसे केंद्र की बात करें तो एनटीपीसी, बीएचईएल, एयर इंडिया, केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये संसद के द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं या सरकार के द्वारा विधि पूर्वक स्थापित की गई संस्थाएं हैं। यह भी राज्य की परिधि में या राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार राज्य विधानमंडल द्वारा स्थापित कोई निगम या कोई संस्था या कोई विश्वविद्यालय यह राज्य द्वारा स्थापित है और यह अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आता है। जहां कहीं भी भाग 3 में राज्य शब्द आया है वहां यह समग्र अर्थ लिया जाएगा या इनमें से कोई एक अर्थ लिया जाएगा। यह उपबंध के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार तय किया जाएगा। संविधान का भाग 13 स्पष्ट रूप से कहता है कि संविधान के लागू होने के बाद अतीत में बनाया गया कोई भी ऐसा नियम या कानून, अर्थात ब्रिटिश भारत में लागू कोई भी ऐसा नियम या कानून जो संविधान के भाग 3 द्वारा नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन करता है या उसे छीनता है, वह उस सीमा तक रद्द माना जाएगा जिस सीमा तक वह हमारे मौलिक अधिकारों के प्रतिकूल है या जिस सीमा तक वह हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है। संविधान के अनुच्छेद 13 में जो दूसरा उपबंध है वह यह है कि राज्य कोई भी ऐसा नियम या ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त
मौलिक अधिकारों को छीनता हो या उसे कम करता हो। यदि सरकार कोई ऐसा नियम या कानून बनाती है जो मौलिक अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो तो वह उस सीमा तक रद्द माना जाएगा जिस सीमा तक वह हमारे मौलिक अधिकारों के प्रतिकूल है या उससे असंगत है, या जिस सीमा तक वह उसका हनन करता है या जिस सीमा तक वह उसे रद्द करता है। अनुच्छेद 13(4) एक महत्वपूर्ण प्रस्तावना करता है और कहता है कि राज्य द्वारा यदि संविधान संशोधन करने के उपरांत मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह परिवर्तन मान्य होगा। तात्पर्य यह है कि सामान्य कानून बनाकर सामान्य विधिक प्रक्रिया से नागरिकों के मौलिक अधिकारों को राज्य छीन नहीं सकता, लेकिन विशेष परिस्थिति में संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य हमारे मौलिक अधिकारों में कोई भी परिवर्तन कर सकता है। अब बात करते हैं समानता के अधिकारों की।